हेलो फ्रेंड्स, दिस सी ए सूरज झुंझुनवाला। कैसे हो आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया हो। अगर आपके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो आपके एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। अगर आप नवंबर 20 में लिख रहे हो तो ऑल द बेस्ट, एंड आई नो इट्स वेरी हाई टाइम और आप भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है। हम रिस्क मैनेजमेंट को बेसिकली ग्रिल करने वाले हैं और फटाफट ग्रिल करेंगे ताकि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रेलेवेंट हो जाए ये वीडियो और आप इसे देखकर आप प्रिपरेशन कर पाओ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं विथ चैप्टर 1। इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, चैप्टर 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू रिस्क। अब ये सब्जेक्ट का नाम ही रिस्क मैनेजमेंट है, रिस्क एंड मैनेजमेंट। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इट स्टैंड फॉर। अब ये वर्ड देखोगे तो आपको दो वर्ड्स मिलेंगे यहाँ पे, रिस्क एंड मैनेजमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग आइसोलेशन में ये दोनों वर्ड का मीनिंग डिफरेंट होता है, बट पुट टुगेदर इट गिव्स अ वेरी डिफरेंट मीनिंग और एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी के रूप में आता है। सो रिस्क इज नथिंग बट व्हाट? रिस्क इज नथिंग बट अनसर्टेनिटी, और यू कैन से वट एवर यू डोंट नो। कोई इवेंट होने का अकरेंस या नॉन अकरेंस इज रिस्क। इन सिंपल वर्ड्स हम इसे ड्रिल करेंगे आगे, बट रिस्क मतलब ही क्या होता है? कोई इवेंट होगा या ना होगा उसका चांसेस। ठीक है। नाउ सेकेंड वर्ड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज व्हाट? मैनेजमेंट इज हाउ यू मैनेज। मैनेजमेंट मतलब ये नहीं कि किसी चीज़ को कम कर देना। अब जब रिस्क मैनेजमेंट को एक बार में सुनते हो ना, तो आपको ऐसा लगता होगा कि रिस्क मैनेजमेंट इज नथिंग बट रिस्क को कम करना। द आंसर इज नो। ये एक बहुत ही छोटा सा पोर्शन है रिस्क मैनेजमेंट का। अगर हम ब्रॉडर एस्पेक्ट देखें, अगर इसका फुल फ्लेज मीनिंग समझें, तो रिस्क मैनेजमेंट में बहुत कुछ आते हैं, बहुत सारे एस्पेक्ट्स है जिसे आपको देखना पड़ता है। मैनेजमेंट में जब आप पोर्शन में जब जाते हो तो यू मीन टू से कि हम या तो रिस्क को अपने लिए फेवरेबल कैसे बना सकते हैं, मतलब या तो इंक्रीज करेंगे या तो डिक्रीज करेंगे। ठीक है। या तो उसे डाइवर्ट कर देंगे, ठीक है, या तो उसे हम छोड़ देंगे, मतलब हम वी कैन से दैट हम रिस्क नहीं लेना चाहते। तो ये बहुत सारे चीज़ हो सकते, बहुत सारे स्ट्रैटेजीज आप बना सकते हो अकॉर्डिंगली फॉर द रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क क्या हुआ? रिस्क हुआ कि कुछ इवेंट होने या ना होने का चांसेस, अगर सिंपल लेमैन लैंग्वेज में समझे तो। और मैनेजमेंट क्या हुआ? मैनेजमेंट मतलब हम उसको अपने तरीके से, अपने स्ट्रेंथ, अपने वीकनेसेस के हिसाब से रिस्क को ढाल लें, उसी को बोलेंगे क्या? मैनेजमेंट। ठीक है। तो मोटा मोटी आई गेस आपको रिस्क मैनेजमेंट का मतलब समझ में आ गया। नाउ गोइंग बैक टू सब्जेक्ट मैटर, हम यहाँ पे फटाफट इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं एंड डेफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं। अब जब हमने रिस्क को देखा, मतलब रिस्क वर्ड को समझने की कोशिश करी, तो ऑफ कोर्स नॉर्मल सिनेरियो में आपको क्या लगता है? रिस्क इज मैंडेटरी, रिस्क इज समथिंग नॉट अवॉइडेबल। ठीक है। आपको लगता है रिस्क इज वाई इनहेरेंट होता है रिस्क, मतलब उसको हम हमारा ऑप्शन नहीं है, हमारे पास ये मैंडेट है, एक मैंडेटरी है कि हमें रिस्क लेना ही लेना पड़ेगा। बट ये बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। रादर रिस्क एक ऐसा चीज़ है जो बाई चॉइस आता है, बाई ऑप्शन आता है, रादर देन इट इज़ मैंडेटरी, राइट। तो एक पॉइंट आपको यहाँ पे सब समझना पड़ेगा, और ये पैराग्राफ आपको पढ़ोगे तो भी समझ में आएगा। रिस्क इज बाई चॉइस, बाई चॉइस है, क्योंकि और ये अगर आप इस तरीके से रिस्क को, इसी पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे रिस्क को, तभी आप ये सब्जेक्ट को समझ पाओगे। अगर आपके माइंड में ये रहा कि
रिस्क तो समथिंग इनहेरेंट होता है, रिस्क इज समथिंग मैंडेटरी होता है, तो आप इस सब्जेक्ट को कभी समझ नहीं पाओगे क्योंकि आपका बेस ही गलत है। आपको अभी से दिमाग में डालना पड़ेगा रिस्क इज समथिंग वी टेक बाई चॉइस रादर देन इट इज समथिंग वेरी मैंडेटरी। नाउ आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। आईसीआई का स्टडी मटेरियल है और बिकॉज दिस इज़ एन इलेक्टिव सब्जेक्ट, सो आपको आपको इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डायरेक्टली स्टडी मटेरियल से पढ़ो, क्योंकि आप स्टडी मटेरियल को वहाँ पे लेके जाओगे। ऑफ कोर्स यू कैन मेक सम नोट्स आउट ऑफ इट, बट हैविंग सेड दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टडी मटेरियल। आपको स्टडी मटेरियल का एक एक लाइन पता होना चाहिए, एक एक वर्ड पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या लिखा है। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। नाउ यहाँ पे देखो आप, रिस्क रिस्क डिराइव्स फ्रॉम अर्ली इटालियन वर्ड रिस्को से आता है, विच मीन्स डेंजर, जिसका मतलब क्या होता है डेंजर, और रिसिकियर। एक इटालियन वर्ड से आता है जिसका मतलब क्या होता है रिस्को और रिसिकियर, विच मीन्स टू डेयर। डेयर का मतलब आपको पता ही है, और फ्रेंच वर्ड रिस्क्यू। अब यहाँ पे और बोलता है रिस्क इज अ चॉइस रादर देन अ फेट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप हाईलाइट करोगे। देखिए एक बार मैं क्या करता हूँ, एक बार सारा मिटा देता हूँ और मैं यहाँ पे इम्पॉर्टेंट आई विल ट्राई कि आपको इम्पॉर्टेंट लाइंस भी यहाँ पे मैं बताता चलूँ। तो यहाँ पे एक तो इम्पॉर्टेंट बात आई, दैट वाज रिस्को। यहाँ पे आपको एमसीक्यूज़ वगैरह में आ सकता है, अगर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा कि रिस्क कहाँ किस वर्ड से डेराइव होता है, तो रिस्को है, एंड देन जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है डेंजर, एंड देन रिसिकियर विच मीन्स टू डेयर, एंड देन फ्रेंच वर्ड रिस्क्यू। ये तीन वर्ड आपको याद रखना है, रिस्को, रिसिक्यू एंड रिसिकियर। तो ये तीन वर्ड आपको याद रखना है, तीनों में से आपको एमसीक्यूज में आ सकता है कोई भी वर्ड। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, रिस्क इज अ चॉइस रादर देन अ फेट। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, और ये लाइन से आपका बेस बनेगा बेसिकली। मतलब फेट मतलब क्या होता है, समथिंग मैंडेटरी, मतलब वो आपको बाई वर्चू बाई इनहेरेंट आपको मिलता है। बट यहाँ पे क्या है, रिस्क इज अ चॉइस, जो आप अपने हिसाब से चूज करते हो। अब कैसे चूज करते हो ये भी मैं बताऊंगा, बट अभी आप इतना समझो, रिस्क इज समथिंग यू चूज। ठीक है, नाउ द एक्शंस कंपनीज डेयर टू टेक आर सेंट्रल टू आर डेफिनेशन ऑफ रिस्क। मतलब जो एक्शन कंपनीज लेती है उससे आता है रिस्क। ठीक है, ये बोलने का कोशिश कर रहे हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। Risk leaders choose their risk as well. They look external and internal risk in a broad concept. They integrate decisions with corporate strategy and strike a healthy balance between risk management as an opportunity and a protection shield. अब ये लाइन क्या बोलने का कोशिश किया है, ये लाइन में आपको नथिंग बट क्या बोल रहा है कि एक पहला तो बोल रहा है रिस्क एंड रिवॉर्ड इज टू साइड्स ऑफ अ सेम कॉइन। मतलब आपको दोनों साथ साथ चलता है। अब अगर आप किस तरीके से रिस्क को लेते हो उसी तरीके से आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। ठीक है, जिस तरीके से आप रिवॉर्ड लेना चाहोगे उसी तरीके से उतना ही आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। सो दिस इज समथिंग टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। नाउ एक और चीज़ आता है कि आपको जो कॉर्पोरेट्स होती है, वो जो कॉर्पोरेट्स होती है, जो कंपनीज होती है, मैं बता दूं वो क्या करती है, वो अपना रिस्क स्ट्रैटेजीज वगैरह बनाती है, और वो चाहती है कि अपना जो रिस्क है, रिस्क और रिवॉर्ड में वो बैलेंस बना रहे हैं। और व्हेन आई से बैलेंस मतलब क्या होता है कि आपका ये मतलब नहीं होता है कि आप रिवॉर्ड बहुत सारे रिवॉर्ड के लिए बहुत सारा रिस्क ले लो। आप इतना ही रिस्क लोगे जो आप सह सकते हो। ठीक है, तो आप अकॉर्डिंगली देखते हो कि आपका डिज़ायरेबल अवार्ड कितना है और आपका डिज़ायरेबल रिस्क कितना है। उसके हिसाब से आप एक बैलेंस पे पहुंचते हो, एक लेवल पे पहुंचते हो, और देन यू मेक योर ओन स्ट्रैटेजी और मेक योर ओन प्रोटेक्शन शील्ड।
ठीक है, तो ये पैराग्राफ में आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग था, दैट वाज ये वाला लाइन आपको याद रखना है। अब यहाँ पे हमने एक बार क्या पढ़ा, सो फर्स्ट, सॉरी, फर्स्ट थिंग वाज टर्म्स फ्रॉम विच रिस्क इज डिराइव्ड। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स थे जो आप लिख लेना, आप अपने नोट्स बनाते टाइम में ये 3 टर्म्स लिख लेना। देन रिस्क इज बाय चॉइस रादर देन फेट। तो ये भी इम्पॉर्टेंट, बड़ा इम्पॉर्टेंट लाइन है कि रिस्क आपका चॉइस है रादर देन फेट है। और इसका अगर हमें कुछ रेफरेंस देना हो, ओके, सो इट्स इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशंस के अंदर ही आ रहा है। ओके 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 ओके, देन वी गो फॉरवर्ड। अब जब आपने इतना कुछ समझा, ठीक है, अब मैंने जब यहाँ पे बोला था रिस्क क्या नेगेटिव होता है हमेशा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो, रिस्क कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं, क्या मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ। और रिस्क अराइज कैसे होता है बेसिकली। सो आप जब किसी भी एक एनवायरनमेंट में घुसते हो, ये कुछ एनवायरनमेंट है, ठीक है, अब इस एनवायरनमेंट में जब आप घुसने का कोशिश करते हो, सो व्हाट यू हैव टू, यहाँ पे बहुत सारे, सो व्हेन आई कॉल दिस एज एन एनवायरनमेंट, यू कैन कॉल इट एज इवेंट्स। अगर आप इस इवेंट्स में, चाहे इस एनवायरनमेंट को में घुसते हो, तो बहुत सारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स हैं। अब इस वर्ड को भी यहाँ पे मैं समझाऊंगा, इस लाइन को भी, कैसे ये चॉइस है रादर देन फेट है। वहाँ पे तो हमने बस पढ़ लिया था कि ये चॉइस है। सो जैसे एक बिजनेसमैन है, ठीक है, ये चूज करता है कि मैं इस इवेंट को अंडरटेक करने चाहता हूँ, इस इवेंट को अंडरटेक करूँगा, तो इस सराउंडिंग में जैसे ही घुसता है, इस सराउंडिंग में जैसे ही वो घुसेगा, उससे कई सारे रिस्क को सामना करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ क्यों ये सराउंडिंग में घुसना चाहता है, इसको क्या दिख रहा है, इसको दिख रहा है भैया रिवॉर्ड्स है इसमें। इसने देखा बहुत सारे रिवॉर्ड्स है, रिवॉर्ड्स को मैं कैसे यहाँ पे डिनोट कर सकता हूँ, यहाँ से ऐसे ऐसे रिवॉर्ड्स है, ये सब रिवॉर्ड्स है, तो इसको रिवॉर्ड्स दिखा। तो ये रिवॉर्ड्स के चक्कर में ये रिस्क वाले इन्वायरमेंट में घुसने का कोशिश किया। बट अगेन अगर ये घुसता है तो इसे क्या होगा, इसे रिस्क का भी सामना करना पड़ेगा। इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, अपन गेम्स खेलते हैं, कोई कार्स का गेम खेलते हैं, तो क्या होता है बीच बीच में व्हेन यू ट्रैवल, ठीक है, ये ऐसे आता है, हमें बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, बीच में नो। अब क्या होता है कि बीच जैसे पॉइंट्स मिलते रहते हैं, पॉइंट्स कलेक्ट करने के लिए हमें क्या होता है, हमें बहुत सारा जो होता है बीच में हर्डल्स को भी सामना करना पड़ता है, बहुत सारे हर्डल्स को भी सामना करना पड़ता है। दिस सेम कॉन्सेप्ट कि आप जब ये एक पाथ को चूज़ कर रहे हो, एक एनवायरनमेंट को चूज़ कर रहे हो, एक इवेंट को चूज़ कर रहे हो, उस इवेंट के बीच में आपको रिस्क और रिवॉर्ड दोनों मिलेंगे। नाउ अब अपने आप को कैसे सही बैलेंस मिलाएं, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। द पुट योरसेल्फ इन, क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि आप
अगर रिवॉर्ड के चक्कर में अपने आप को इतना ज़्यादा रिस्क ले लो कि आप उसको सहन नहीं कर पाओ, ठीक है, आपको रिवॉर्ड्स तो बहुत अच्छा लगेगा, तो आप ऐसे रिवॉर्ड्स के लोभ में आके, रिवॉर्ड्स के ग्रीड में आके आप इतना ज़्यादा रिस्क लेने लगो कि आप सह नहीं पाओ। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो। नाउ कमिंग बैक टू आवर ऐसा स्टडी मटेरियल, इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं उसके बाद समझेंगे। अ बिजनेस इवेंट if occurs, a business event if it occurs can have positive or negative impact on the business objective। अगर कोई बिजनेस इवेंट अगर ऑकर होता है तो वो क्या डाल सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट आ सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। नाउ जनरली व्हेन वी डिस्कस रिस्क वी fall into trap of thinking that risk are inherently negative dimension। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हम जब रिस्क को पढ़ते हैं ना, हम इनहेरेंटली ये समझने लगते कि रिस्क मतलब तो गंदा है भैया, रिस्क से दूर भागो, बट ऐसा नहीं है। आगे समझते क्या है। However, one should be open to those risks that can create positive opportunities। पॉजिटिव अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करता है रिस्क। मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि पॉजिटिव है मतलब रिवॉर्ड है। रिस्क एंड रिवॉर्ड आर टू डिफरेंट टर्म, बट रिस्क के साथ साथ आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है। हमने यहाँ पे जब देखा ये डायग्राम, जब देखा ये डायग्राम में क्या देखा कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। यहाँ पे आप जब ये इन्वायरमेंट में घुस रहे हो, ये इन्वायरमेंट में जब आपने घुसने का तय किया तो आपको क्या मिला था, ये ब्लू का अपॉर्चुनिटीज़ मिला था। बट क्यों, तो ये क्या हुआ, ये हुआ पॉजिटिव रिस्क हुआ, ठीक है, पॉजिटिव रिस्क हुआ। और दूसरा एक एनवायरनमेंट लेते हैं, लेट्स से ये एक एनवायरनमेंट है, ये एनवायरनमेंट में कुछ भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है बट सिर्फ रिस्क है, तो क्या ये अच्छा रिस्क है? दिस इज़ नेगेटिव रिस्क। अगर इसके अंदर घुसोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ नुकसान होगा। तो इसे क्या आप करोगे, इसे क्या करोगे, अवॉइड करोगे हमेशा। सो दिस इज़ द वे रिस्क मैनेजमेंट इज बिल्ट। Now, you can make business faster, better and more profitable। आप जो अपॉर्चुनिटीज़ लेके आप बिजनेस को फास्ट कर सकते हो, आप बेटर कर सकते हो और मोर प्रॉफिटेबल कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स से जैसे आप लेट्स से टेक एन एग्जांपल ऑफ लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमेज़ॉन, चाहे फ्लिपकार्ट। ये लोग मार्केट में आए। अब मार्केट में पहले क्या था, सुपरमार्केट्स थे, रिटेल शॉप्स थे, ओके, सुपरमार्केट्स रिटेल शॉप थे जहाँ से हम लोग अपना जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडिंग की चलती थी। अब अमेज़ॉन जब आया तो अमेज़ॉन ने क्या देखा, उसने देखा कि क्या हमारी रिस्क क्या हो सकती है और हमारी यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या है। ठीक है, अमेज़ॉन ने ऐसी एनालिसिस की। अब जब इसने एनालिसिस करा उसे क्या क्या दिखा, रिस्क क्या क्या होगा कि अगर आप क्रेडिट में सेल करते हो तो डिफ़ॉल्ट का होने का चांसेस है, ठीक है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी हुआ तो आपका। और दूसरा क्या होता है, आपको जो रिटर्न का रिस्क होगा कि आपके प्रोडक्ट रिटर्न हो जाए। आपका प्रोडक्ट हो सकता है कि आपका बायर जो है वो जानबूझ करके प्रोडक्ट को टैम्पर करके वापस रिटर्न कर सकता है। देन आफ्टर आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन मैनेज करना पड़ेगा। आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेबसाइट रखना पड़ेगा जो कि और मैनेज करना पड़ेगा, और इंट्रूडर्स से दूर रखना पड़ेगा। कोई हैकर्स वगैरह हैक कर लिया तो वो भी बहुत एक
बड़ा रिस्क था ये। तो एक्सेट्रा कुछ चैलेंजेस थे, कुछ रिस्क थे। अब यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ क्या देखा अमेज़ॉन का? अमेज़ॉन को देखा कि मिडिल मैन का जो रोल है वो ख़त्म हो जाएगा, कि हमारा जो फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकलता था फिर एक डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता था, डिस्ट्रीब्यूटर से लेट से डिस्ट्रीब्यूटर 2 के पास जाता था, रिटेलर के पास जाता था, फिर एंड कंज्यूमर को पहुंचता था। तो जो 3-4 बीच में जो प्रॉफिट्स लेते थे, जो 3-4 बीच में 40 to 50% का मार्जिन जो ऐड हो जाता था, वो क्या कर सकता है अमेज़ॉन? अमेज़ॉन खुद उसमें से 20% प्रॉफिट लेके और जो एंड कस्टमर्स है उसको बेनिफिट पहुंचाएगा, उसको सामान कम दाम में पहुंचा सकता है। दूसरा क्या हो सकता है कि अब कोई प्रोडक्ट्स लेट से एक कोई स्मॉल सिटी में चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैंने भी लैपटॉप परचेज़ किया, मैं कहीं एक ऐसे सिटी में, ऐसे शहर में था जहाँ पे वो मुझे कहीं भी रिटेल शॉप में नहीं मिल रहे थे। अब मैंने क्या किया, मैं गया अमेज़ॉन पे, मैं अमेज़ॉन पे मिला मुझे, मैंने ऑर्डर कर लिया, वहाँ पे मेरे डोर स्टेप पे आ गया। तो इससे क्या हुआ, इससे हमारे एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन क्रिएट हो गया, कि हम कहीं का भी प्रोडक्ट कहीं पे भी, अब तो एक अवेलेबिलिटी का अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ, ठीक है। मिडिल मैन का रोल चला गया, जैसे प्रोडक्ट प्राइसिंग सही हो गया। और एक क्या हो गया कि आप अपना डाइवर्सिटी कर सकते हो, मतलब आप नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को बेच सकते हो, एन नंबर ऑफ प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ से एक प्लेटफॉर्म से बेच सकते हो। सो दिस वेर द फ्यू रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी दैट वर क्रिएटेड। नाउ अमेज़ॉन ने ये देखा, उससे क्या हुआ, उनका बिजनेस में क्या हुआ कि कुछ रिस्क के साथ साथ क्या हुआ, तो ये रिस्क अच्छा है, उनको लगा कि हाँ ये रिस्क हम ले सकते हैं। उनके बेसिस पे उन्होंने एनालिसिस किया, उन्होंने वो मार्केट में, ऐसा नहीं है कि रिस्क निगेटिव ही होता है हमेशा, रिस्क ने क्या किया, एक अपॉर्चुनिटीज को लाया। look at let us look at an example here on account of okay, see, on account of non-compliance of environmental laws, few old suppliers of the corporate entity were restricted from supplying the materials to the corporate entity to the at a preferred rates, ठीक है। Now this posed a challenge to the corporate entity, as they have to find a new suppliers who would be compliant with the environmental laws, and perhaps the new rates would be significantly higher than the preferred rates of the old suppliers. The corporate entity undertakes a detailed supplier discovery exercise and realizes that new suppliers are willing to supply the material at the rates that are lower than the preferred rates agreed with their old suppliers. Thus, a potential challenge or a threat has been covered into an opportunity to reduce the corporate entity procurement spending. Think of accept of inevitable and turn into advantage. This is what you do when you take the business risk to create an opportunity. अब ये क्या बोल रहा है, तो भैया कुछ नहीं बोल रहा है कि आपका क्या हुआ था कि आपका एक कुछ आपके सप्लायर्स थे, एक कंपनी था जिसका कुछ सप्लायर्स था। अब इस सप्लायर्स का हुआ क्या, एक लेट से ABC लिमिटेड था, इसके कुछ सप्लायर्स थे, सप्लायर्स पे गवर्नमेंट का रेस्ट्रिक्शंस आ गया। अब ये कंपनी को क्या लगता था कि इसका रेट्स जो है लोअर है, बट क्योंकि आप हमेशा रेट को एनालिसिस तो करने जाते नहीं, आपने स्टार्टिंग में एक बार जब आपका एक रेट फिक्स हुआ था उस समय आपको लोअर लगा था, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हो सकता है कि कुछ नए सप्लायर्स भी आए हो मार्केट में जो आपको और कम रेट में दे रहे हो। बट एनीवेज, बट तो इस पॉइंट ऑफ टाइम में जब ये सप्लायर्स पर रेस्ट्रिक्शन आया तो ABC लिमिटेड को एक कंसर्न लगा, एक रिस्क लगा कि अब उनको हायर रेट्स में प्रोडक्ट खरीदने पड़ेंगे, हायर रेट में उनको रॉ मटेरियल्स मार्केट में खरीदने पड़ेंगे। बट अब इनके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था, उनको नए सप्लायर्स के बाद तो जाना ही पड़ेगा। तो इन्होंने एक्सप्लोर करना शुरू किया कि X एक सप्लायर है, Y एक सप्लायर है, Z एक सप्लायर है। तो इनको एक ऐसा सप्लायर मिला जो इनको पहले वाले जो प्रेफर्ड रेट था उससे भी लोअर में दे रहा है।
पहले वाले जो प्रिफर्ड रेट था उससे भी कम प्राइस में दे रहा है, तो इनको क्या हुआ, एक जो रिस्क अराइज हुआ था, जो रिस्ट्रिक्शन के साथ एक रिस्क अराइज हुआ था, उससे भी उससे क्या क्रिएट हुआ, एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ। क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुआ? टू बाय प्रोडक्ट एट अ लोअर रेट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ ऐसे बोल रहा था, एक एग्जांपल, एक इलस्ट्रेशन था। चलो बैक टू आवर टॉपिक। Risk arises on account of uncertainty of occurrence and unknown consequences if the risk event were to occur। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था रिस्क आता कैसे, अनसर्टेन इवेंट्स के कारण, अननोन consequences। Uncertainty is unpredictable and has uncontrollable outcome. Taking risk means taking steps or business action in spite of uncertainty. The degree of uncertainty or likelihood of occurrence and impact of risk outcome combined together forms the magnitude of the risk. Therefore, the measurement of uncertainty, unknown consequences lies at the heart of risk management। ठीक है, सो आप क्या बोलते हो जब आप रिस्क लेते हो? रिस्क इज समथिंग अनसर्टेन। ठीक है, अब क्या होता है कि अनसर्टेनिटी इज समथिंग अनप्रिडिक्टेबल एंड अनकंट्रोलेबल। अब यहाँ पे एक लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये लाइन देखो, टेकिंग रिस्क मीन्स टेकिंग स्टेप्स और बिजनेस एक्शन इन स्पाइट ऑफ अनसर्टेनिटी। अब रिस्क ले रहे हो मतलब ये नहीं कि आप अनसर्टेनिटी को ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो मतलब आप कुछ बिजनेस एक्शंस कर रहे हो, बिजनेस स्टेप्स ले रहे हो, बिजनेस का कुछ अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हो, रादर देन अज्यूमिंग द अनसर्टेनिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनसर्टेनिटी लोगे तो कभी भी आप रिस्क लेने का सोचोगे ही नहीं। रिस्क इज नॉट समथिंग अनसर्टेन, risk is not something, rather taking something uncertain. Risk is something taking opportunity, taking some business actions. The degree of uncertainty or likelihood of occurrence and impact of risk outcome combined together forms the magnitude of the risk। अब क्या होता है कि दो यहाँ पे एस्पेक्ट है, और ये लाइन पे मैं इसलिए ज़्यादा जोर दे रहा हूँ कि बहुत ही बेस है और यहाँ से क्वेश्चन भी फ्रेम हो सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी मतलब कितना अनसर्टेनिटी, टू क्या एक्सटेंट वी कांट प्रिडिक्ट दैट इवेंट, ओके, और द लाइक्लीहुड ऑफ अकरेंस and the impact of risk outcome। ये दोनों को मल्टीप्लाई, मतलब कितना आपका अनप्रिडिक्टेबल है, कितना टू द डिग्री, टू व्हाट डिग्री दैट एन इवेंट इज अनसर्टेन, प्लस व्हाट इज द इम्पैक्ट, उसका असर क्या होगा, वो इवेंट होता है तो उसका असर क्या होगा, दोनों मिला के क्या होता है, दोनों मिला के मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क फॉर्म करता है। पुट टुगेदर फॉर्म्स द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी इज समथिंग यू नो एक पार्ट है रिस्क का। यू कांट से दैट मतलब अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क, ओके, ऐसे नहीं बोल सकते, अनसर्टेनिटी मतलब रिस्क नहीं होता। रिस्क में कुछ का एक पार्ट है कि वो अनसर्टेन होता है एट टाइम। सो यू हैव टू रीड लाइक दिस। सो अब डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी कितना, टू द एक्सटेंट वो अनसर्टेन है, प्लस उसका इम्पैक्ट क्या है, अगर होगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। लेट्स से अब इसको हम ऐसे एक टेबल फॉर्म कर सकते हैं, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। ये यहाँ पे बोलता है अनसर्टेनिटी, यहाँ पे बोल सकते हैं आप इम्पैक्ट। अनसर्टेनिटी लेट्स से
यहाँ पे हम थर्ड लाइन का कोई काम नहीं है। ठीक है, अब अनसर्टेन आपका क्या हो सकता है? मैं यहाँ पे लेता लो, हाई, लो, मीडियम, हाई, मतलब लोअर अनसर्टेनिटी है, मीडियम अनसर्टेनिटी एंड हायर अनसर्टेनिटी है। इम्पैक्ट भी ऐसे ही मैं बोल सकता हूँ, लोअर, मीडियम एंड हायर इम्पैक्ट। ठीक है, अब आपको देखना पड़ेगा आपका रिस्क। अब ये यही हो गया। सो जो हमारा यहाँ पे एक जो लाइन यूज़ हुआ था, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। ठीक है, तो ये जो है, ये जो मैट्रिक्स है, दैट इज़ नथिंग बट क्या, दैट इज़ योर मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। कि आपका मैग्नीट्यूड क्या हो सकता है, लो लो है, मीडियम मीडियम है, हाई हाई है। चाहे आपका ऐसा भी हो सकता है कि लो मीडियम हो जाए, लो हाई हो जाए। ठीक है, तो इट्स कॉम्बिनेशन। ठीक है, इट्स अ कॉम्बिनेशन। कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, आईसीआई गाइड ऑन रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग। अब आईसीआई का कुछ रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिटिंग में कुछ गाइडेंस है, लेट्स रीड दैट। उसमें मीनिंग ऑफ रिस्क दिया हुआ है। Organization exists for a purpose, whereas the private sector strives to enhance the stakeholders' value. Government and not-for-profit organizations have a main purpose of delivering services or other benefits in public interest. ठीक है, नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन का एक पर्पस होता है। अब जैसे कि नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर्स क्या होता है, वो अपने स्टेक होल्डर्स का वैल्यू बढ़ाने का कोशिश करता है, बट रादर गवर्नमेंट एंड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक इंटरेस्ट में काम करते हैं। ठीक है, इतना रेलिवेंट नहीं है ये पैराग्राफ। अचीवमेंट ऑफ ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इट इज़ रेलिवेंट, बट वैसे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना रेलिवेंट नहीं है। अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव इज colluded by uncertainties that both poses threats to and offers opportunities for increasing the success. Businesses operate in a dynamic environment where the change is constant. Risk arise on account of internal and external factors and circumstances. These circumstances need to be assessed with reference to organization objectives. तो अब क्या होता है कि जब आप कोई भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे आपको अनसर्टेनिटीज़ को फेस करना पड़ता है। कि जो ऐसा अनसर्टेनिटी जो आपको दोनों चीज़ देता है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है, अपॉर्चुनिटीज़ जिससे आप बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकते हो। दूसरा क्या होता है, आपको थ्रेट्स भी देते हैं। ठीक है, तो जिसको आपको डील करना पड़ेगा, जिसको आपको मिटिगेट करना पड़ेगा, जिसको आपको अवॉइड करना पड़ेगा। नो, अब बिजनेस ऑपरेट्स इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट वेयर चेंज इज कॉन्स्टेंट। अब जो चेंज तो होते ही रहेगा, मतलब चेंज कॉन्स्टेंट, मतलब ये नहीं कि चेंज नहीं होगा। ऐसा डायनेमिक इन्वायरमेंट में बिजनेस ऑपरेट कर रहा है कि चेंज तो होते ही रहेगा, होते ही रहेगा, होते ही रहेगा। आप उसको रोक नहीं सकते। अब उसके बाद बोलता है कि रिस्क दोनों हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। आपके विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी कुछ रिस्क क्रिएट हो सकता है, दैट इज पर्टिकुलर टू योर एंटिटी, पर्टिकुलर टू योर इवेंट्स दैट यू हैव सेलेक्टेड। एंड कुछ ऐसे जनरल रिस्क हो सकते हैं जो एज अ एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू आपके ऊपर लगाया गया। जैसे लेट्स से एन एग्जांपल, आपके गवर्नमेंट के पॉलिसी के कारण कोई रिस्क अराइज हो रहा है, कोई अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रहा है रादर, तो वो क्या हुआ, एक्सटर्नल फैक्टर है। अब कोई रिस्क ऐसा क्रिएट हुआ जैसे कि आपका कोई बहुत ही एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय था जिस पे आपका ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी डिपेंडेंट था। इन दैट केस क्या होगा, इन दैट केस उसका छोड़ने से जो अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी उसका रिप्लेसमेंट नहीं रहेगा, दैट इज इंटरनल टू योर ऑर्गेनाइजेशन। सो दोनों इंटरनल एंड एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस से क्रिएट हो सकता है। इन अ लार्जर सेंस रिस्क आर दोज अनसर्टेनिटीज ऑफ द आउटकम
where an opportunity or threats arising of the actions and events, ठीक है, while looking at them narrowly, the risk are those uncertainties which impede the achievement of objective. So अब क्या होता है ना कि अनसर्टेनिटीज बहुत तरीके का हो सकता है. यू कांट टेल ऑल अनसर्टेनिटीज टू बी अ रिस्क. ठीक है, हम क्योंकि हमने रिस्क को बहुत ही रेलेवेंट चीज़ बोला है. हम ये बात को समझने का कोशिश करना कि जब हम इस बुक को पढ़ रहे, इस सब्जेक्ट को पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं, तो रिस्क को हम रेलिवेंट बोलेंगे रादर देन इररेलेवेंट. अनसर्टेनिटी इररेलेवेंट हो सकता है. अब जैसे आप कुछ लेट्स से बाइक चला के जा रहे हो, ठीक है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, ऐसे आपने का मन हुआ अपने बाइक निकाल के चलाने गया. अब एक अनसर्टेनिटी क्या है वहाँ पे कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है. ओके, नाउ वेदर यू कॉल इट अ रिस्क, द आंसर इज नो. जब ये चैप्टर का जो मेन थीम है वो यही समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं, कोई अपॉर्चुनिटी आप नहीं देख रहे हो, तो उसको आप रिस्क नहीं बोलोगे. ओके, वो आपने ऐसे ही एवे ही ले लिया, आप एवे निकल गए और आपका एक्सीडेंट होने का, दैट इज़ अनसर्टेनिटी, दैट मे बी इररेलेवेंट. बट आपको कहीं लेट्स से एक सिटी से दूसरे सिटी ट्रैवल करना है और फिर आप बाइक लेके निकलते हो, उसमें भी एक अनसर्टेनिटी है कि आपका एक्सीडेंट हो सकता है. बट आपके पास क्या है, एक ऑब्जेक्टिव है, आपके पास एक ऑब्जेक्टिव है कि उस डेस्टिनेशन पे पहुंचना है. ओके, देन ये अनसर्टेनिटी क्या हो सकता है, ये अनसर्टेनिटी इज रेलिवेंट. एंड व्हेन अनसर्टेनिटी बिकम्स रेलिवेंट टू योर ऑब्जेक्टिव, दिस इज रिस्क. जो आप रिस्क ले रहे हो एक्सीडेंट होने का. ओके, सो ये अभी तक का लाइन यही समझाने का कोशिश कर रहा था. Now, what is business risk? Business risk impede the achievement of organization goals and objectives. All entities exist to provide recognizable benefits for their stakeholders, or in other words, to create value for them. मतलब सारे ऑर्गेनाइजेशन यही कोशिश करती है कि उससे वो अपने स्टेक होल्डर्स को बेनिफिट पहुंचा सके, ठीक है, और उनको वैल्यू क्रिएट कर सके. Value is created if a stakeholder gets more of something he finds important. Value is created or destroyed by management decisions. मतलब यहाँ पे मैनेजमेंट ब्रैकेट में मतलब डिसीजन से वो वैल्यू क्रिएट भी हो सकता है, डिस्ट्रॉय भी हो सकता है. डिसीजंस इंटेल द रिकग्निशन ऑफ रिस्क एंड अपॉर्चुनिटीज एंड रिक्वायर दैट मैनेजमेंट कंसिडर्स द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट, deploys the scarce resources and recalibrates activities to the changing environment. So ये बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि अब स्टेक होल्डर्स को आप कैसे वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, उनको ऐसा कुछ प्रोवाइड करो जो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो, ठीक है, रादर देन टू योर बिजनेस. उनके लिए जो इंपॉर्टेंट है उनको वो चीज़ दो, तो आप वैल्यू क्रिएट करो अपने स्टेक होल्डर्स के लिए. नो, अब जो वैल्यू जो क्रिएट हो सकता है, जो वैल्यू डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो आपके बिजनेस डिसीजंस पे इम्पैक्ट, बिजनेस डिसीजन पर डिपेंड करता है. आप कैसे अपने स्क्योर्स रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हो, आप कैसे अपने चेंजिंग इन्वायरमेंट में कैसे आप डिसीजंस लेते हो, अपने रिसोर्सेज को कैसे डिप्लॉय करते हो, अपने रिसोर्सेज को कैसे चेंज करते हो, अपने स्ट्रक्चर को कैसे चेंज करते हो. इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है कि आपका वैल्यू क्रिएट होगा या आपका वैल्यू डिस्ट्रॉय होगा. Today's business is constantly changing. It is unpredictable, volatile, and seems to be become more complex every day. आज का बिजनेस बहुत ही वोलाटाइल है, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत वोलाटाइल है कि कल को क्या हो जाएगा. आज अमेजोन है, कल को कुछ ऐसा कुछ आ गया कि अमेजोन का बिजनेस से पूरा इररिलेवेंट हो जाए. बिजनेस का पूरा जो उसका स्ट्रैटेजी है दैट बिकम इररिलेवेंट. तो क्यों, पहले भी अमेजोन ने किसी का किया है. जो सुपरमार्केट थे, इतने बड़े बड़े रिटेल शॉप्स थे, जो डीलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उनको हिट लगा बिकॉज ऑफ अमेजोन कमिंग इनटू मार्केट, बिकॉज ऑफ फ्लिपकार्ट कमिंग इनटू मार्केट, ठीक है. सो दिस आर वेरी अनप्रिडिक्टेबल. अब इन्होंने एक सुपरमार्केट जो क्रिएट किया,
बहुत बड़ा सुपरमार्केट, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आके क्रिएट किया, और उसके बाद एक ही बार अमेजोन ने आके उनका लेट से 40% सेल्स को हिट कर दिया। उन्होंने सोचा तो नहीं था। दैट वाज वेरी मच अनप्रिडिक्टेबल। बाय नेचर रिस्क, बाय नेचर it is fraught with risk. Organizations thus face uncertainty, and they are not able to precisely determine the likelihood and impact of the potential events. अब क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन पे को अनसर्टेनिटी फेस करना पड़ता है, और उसके वजह से क्या होता है कि वो एकदम एग्जैक्ट मैनर में वो लाइक्लीहुड एंड इम्पैक्ट ऑफ अनसर्टेन इवेंट्स और पोटेंशियल इवेंट्स, बेसिकली अनसर्टेन इवेंट। और इसी को क्या बोलते हैं अपन, इसी को क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क। इसी लाइन को तो अपन मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क बोलते हैं, ऊपर हमने पढ़ा था ना। सो इन सिंपल वर्ड्स क्या बोले, क्योंकि हमारा जो इवेंट्स है वो अनसर्टेन है, तो दैट्स वाई हम मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क को एकदम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते कि क्या हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क होगा। ओके, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, रिस्क मैनेजमेंट enables management to deal with risk by reducing their likelihood or downside impact. It aims to protect the value already created by the organization, but also its future opportunities. क्या होता है कि ये लाइन बहुत ही सिंपल लाइन है, ये पैराग्राफ बहुत ही सिंपल पैराग्राफ है। ये बेसिकली बोलने का कोशिश क्या कर रहा है कि रिस्क मैनेजमेंट जो अब का जो एंट्री होता है वो क्या करता है, वो मैनेजमेंट को बताता है कैसे डील करना है अपने रिस्क से। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ पे एक बात किया हुआ है, दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू रिड्यूसिंग द रिस्क, डाउन साइज इम्पैक्ट। ठीक है, इसमें पूरा स्ट्रैटेजी तो ही बात किया हुआ। अब या तो रिस्क को रिड्यूस करो चाहे डाउन साइज करो, ये एक बात है, एक स्ट्रैटेजी है जो आप जिस तरीके से आप रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। इट एम्स टू प्रोटेक्ट द वैल्यू ऑलरेडी क्रिएटेड बाय ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एंड बट ऑल्सो इट फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज। मतलब क्या बोल रहा है कि ऐसा नहीं कि जो वैल्यू ऑलरेडी ऑर्गेनाइजेशन ने क्रिएट किया उसको तो प्रोटेक्ट करता ही करता है, और फ्यूचर में कुछ अपॉर्चुनिटीज भी ला के देता है। दैट इज बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट। Historically, business has viewed risk as an evil that should be minimized or mitigated. In the recent years, increased regulatory requirements have forced business to contribute significant resources to address risk, and other stakeholders in turn have begun to scrutinize whether business have right mitigation controls in place. To achieve a sustainable success, business entity has continuously identify, assess, measure and manage the risks so as to achieve the business objectives and fulfill the promises made to the stakeholders. So basically historically हम क्या देखते थे, रिस्क को एज एन इविल देखते थे, और रिसेंट पास्ट में हुआ भी क्या है, इतने सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स आ गए इन एवरी फॉर्म ऑफ रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। कंपनीज एक्ट हो गया, आपके इंडस्ट्रीज वगैरह हो जाते हैं, और भी बहुत सारे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जिसके कारण आपको बिजनेस को क्या होता है, अपने रिस्क स्ट्रैटेजीज बनाने पड़ते हैं। आपको असेस करना पड़ता है रिस्क का, उसका लाइक्लीहुड, उसका मैग्नीट्यूड, सब कुछ असेस करना पड़ता है, उसका प्रॉपर डिस्क्लोजर्स देना पड़ता है, आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी बनाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एज ए बिजनेस करना पड़ता है बिकॉज ऑफ द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। और आपको टू अचीव अ सस्टेनेबल सक्सेस, बिजनेस एंटिटी क्या करता है, कंटिन्यूसली आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है, मेजर करता है एंड मैनेज करता है रिस्क को। आइडेंटिफाई करता है कि बिजनेस के लिए क्या क्या रेलिवेंट रिस्क है, उसको असेस करता है, उसका बेसिकली लाइक्लीहुड ऑफ ऑकरेंस क्या है, उसको मेजर करता है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा, एंड देन आफ्टर एक बार उसका मैग्नीट्यूड पता चल गया, रिस्क का क्या है, उसको मैनेज भी किया जाता है सो एज टू अचीव अ सस्टेनेबल, टू अचीव अ लॉन्ग टर्म, टू अचीव अ कॉन्स्टेंट ग्रोइंग बिजनेस। ठीक है, absence of risk management means inviting a frog in a whale syndrome. Frog in a whale
is a Chinese idiom which means a person who is a narrow or close-minded person. A frog living in a whale believes that is only वर्ल्ड नथिंग भी। मैं बहुत ही एक इडियम बोला है कि हम लोग बोलते हैं ना जो फ्रॉग होती है वेल में, तो उसका वर्ल्ड वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वो सोचती है कि उससे बाहर कोई दुनिया है ही नहीं, बट बल्कि वो तो बहुत ही नॉट इवन 0.000% 1% ऑफ द वर्ल्ड भी है वो एक वेल। सो जब अगर आप रिस्क मैनेजमेंट नहीं करते हो तो आप वैसे ही एक क्लोज माइंडेड पर्सन हो जाते हो। आपको लगता है कि रिस्क एक इविल है, तो ये आप क्लोज माइंडेड है। आपको रिस्क को मैनेज करना ही पड़ेगा, आपको रिस्क को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, आपको रिस्क को असेस करना पड़ेगा, आपको रिस्क को मेजर करना पड़ेगा और उसके बाद मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज करने का आपका डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकते हैं, बट यू हैव टू मैनेज रिस्क। अगर आप बिजनेस कर रहे हो, अगर आप अनसर्टेन इवेंट को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो आपको रिस्क को फेस करना पड़ेगा। अगर आप रिस्क फेस कर रहे हो तो यू हैव टू मैनेज रिस्क, otherwise you will be called a close minded person. Okay, now a fast evolving business scenario, climate change, uncertainty arising from the global events, especially from protectionist regimes, innovation, startup disruption, robotics and automation, competition and volatility of prices, aggressive organization cultures, heavy regulatory interventions create stress and complexity in managing life and businesses. तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं जो क्या करता है, बिजनेस में अनसर्टेनिटी क्रिएट करता है, कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट करता है, स्ट्रेस क्रिएट करता है। ब्लैक स्वान इवेंट्स, क्लाइमेट क्राइसिस, हाई प्रोफाइल corporate failures in the world have brought risk into agenda of governments, regulators, boards and societies. अब ये क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े फेलियर्स जो आप सुनते हो कि एकदम से कोई इंसॉल्वेंट हो गया, एकदम से कोई बड़ी कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, उससे क्या हो गया, उससे सिर्फ वो कंपनी से उस कंपनी का नुकसान नहीं है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, बहुत सारे आप स्टेक होल्डर्स हैं, उससे बहुत सारे लोग इम्पैक्ट होते हैं, बहुत सारे फैमिलीज इम्पैक्ट होते हैं। तो उससे क्या हुआ कि गवर्नमेंट्स का, रेगुलेटर्स का अटेंशन ड्रॉ किया और फिर उन्होंने बोला कि बिजनेस को रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ेगा। वो लोग एक अनसर्टेन इवेंट के शिकार क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो अपने फ्यूचर को, अनसर्टेन इवेंट को अच्छे तरीके से असेस नहीं करते, अच्छे तरीके से उसका इम्पैक्ट को पता नहीं करते, इम्पैक्ट को मेज़र नहीं करते हैं, एंड हेंस वो लोग रिस्क मैनेजमेंट भी नहीं करते हैं। टेररिस्ट अटैक्स, extreme weather events and the global financial crisis represent the extreme risk that are facing society, commerce and the businesses. These extreme risks exist in addition to daily somewhat mundane risk. The Oxford Dictionary definition of risk is a chance or a possibility of danger, injury or otherwise consequences, and the definition of risk is exposed to danger. In this context, risk used to signify the negative consequences. However, taking risk can result into a positive outcome. There is a possibility that risk is related to uncertainty of outcome. अब यहाँ पे क्या होता है कि जब आप ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी का डेफिनेशन पढ़ते थे तो आपको रिस्क का मतलब क्या होता है? चांस और पॉसिबिलिटी ऑफ डेंजर, लॉस, इंजरी और एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस, ये मीनिंग दिया होता है। अब इसको पढ़ते किसी को भी यही पता चलेगा, इसका मतलब ही यही है कि आपको नेगेटिव इवेंट्स होगा, रिस्क के कारण हमेशा नेगेटिव इवेंट्स होगा। कहीं पे भी ये मीनिंग ने ये नहीं बताया कि इसके साथ साथ जो अपॉर्चुनिटीज आता है, जो आप लेना पसंद करोगे, इसने वो नहीं बताया जो अपॉर्चुनिटीज़। तो दैट्स वाई इसका मीनिंग इन टर्म्स ऑफ इन रियल बिजनेस को अगर हम बात करें तो उसमें ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट हो जाता है, उतना रेलेवेंट नहीं रह जाता। ओके, टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ
take the example of traveling by an aeroplane. For most people, traveling by aeroplane is an opportunity to save time and gain the related benefits. However, there is an uncertainty in traveling by an aeroplane that are related accidents, delays, higher cost. So there are obvious negative outcomes that can occur. ऐसा नहीं है कि नेगेटिव आउटकम्स नहीं आता है रिस्क के कारण, बट एक पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ गुड आउटकम, पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग अ गुड आउटकम इज ऑलवेज देयर. क्या आप जब एरोप्लेन से ट्रैवल कर रहे हो तो आपके पास टाइम बचा सकते हो, ठीक है. आप बहुत सारे मीटिंग्स हो सकता है जो आपको इंस्टेंटली नेक्स्ट 2 घंटे में, नेक्स्ट 3 घंटे में हो सकता है, जो आपको आप नॉर्मल बाई कोई भी अदर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आप पॉसिबल ही नहीं है आप उसे अटेंड कर सकते. तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है ना. कौन से रिस्क लेने से आपका क्या रिस्क हो सकता है, उसके साथ साथ एसोसिएटेड आप डिले हो सकते हो, आप फ्लाइट डिले हो सकता है, आपका हायर कॉस्ट इन्वॉल्व है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है. तो ये सब आप रिस्क अज्यूम करते हो, तो उससे आप क्या एक पॉसिबल आउटकम है कि आप उधर टाइम पे पहुंच जाओगे, ठीक है, आप वो मीटिंग अटेंड कर पाओगे. So these all are the associated negative outcome and the positive outcome. Just 1 second, let me plug in the charger. Extremely sorry for this. Now going forward, the outcome of risk is a potential of gaining or losing something of tangible value. The consequence of risk outcome shall be on health, social status, emotional well-being, financial wealth, reputation, goodwill, can be assigned, can be gained or lost when taking the risk resulting from the given action or inaction, foreseen or unforeseen. So जो आउटकम हो सकता है रिस्क का वो बहुत तरीके से आ सकता है, नॉट ओनली फाइनेंशियल इम्पैक्ट. जब हम बिजनेस में देखते हैं तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट को देखते हैं, बट रिस्क का आउटकम डिफरेंट तरीके से आ सकता है. आपके हेल्थ पे इशू आ सकता है, जैसे एक्सीडेंट होने का चांस, दैट इज रिलेटेड टू हेल्थ. आपके इमोशंस पे आ सकता है, आपके गुडविल पे आ सकता है, आपके रेप्यूटेशन पे आ सकता है, आपको फाइनेंशियली भी इम्पैक्ट कर सकता है. सो इट कैन कम इन द वेरियस फॉर्म्स, ठीक है. और ये दोनों तरीके से आ सकता है. आप कुछ करो उससे भी आ सकता है, कुछ ना करो उससे भी आ सकता है, ठीक है. कुछ ना करो उससे भी आ सकता है, और ये दोनों इवेंट से आ सकता है. या तो फोरसीन जो आप इमेजिन कर सकते हो, जो आप देख सकते हो, और दूसरा अनफोरसीन जो आपने सोचा भी नहीं है कभी, उससे भी आ सकता है, ठीक है. In business and monetary terms, the value of risk outcome shall be on employees, suppliers, customers, strategies, objectives, profit, assets, etc. So बिजनेस में जो रिस्क आउटकम का इम्पैक्ट होगा, उससे इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट चाहे नेगेटिव इम्पैक्ट किस पे होगा, एम्प्लॉयज़ पे होगा, सप्लायर्स पे होगा, कस्टमर्स पे होगा, स्ट्रैटेजीज पे होगा, ऑब्जेक्टिव्स पे होगा, प्रॉफिट्स पे होगा, असेट्स पे होगा. सो इट्स वेरी जनरल. अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. अ फिशरमैन स्टार्टिंग अ सी वॉयज ऑन अ फिशिंग एक्सपीडिशन में रिजल्ट इन टू लॉस ऑफ लाइफ, ठीक है. अब वो गया था, फिशरमैन वो मछली पकड़ने के लिए गया था, फिश पकड़ने के लिए गया, फिश ट्रैप करने के लिए गया था, बट उसका क्या हो सकता है, वो डूब सकता है, उसे मे लॉस इज लाइफ. तो इसमें इसका हेल्थ में इम्पैक्ट आ सकता है. एंड इनफ्लाइंड क्लाइंबिंग ऑन विंडो पेन मे रिजल्ट इन टू डैमेज और इंजरी, ठीक है. अ कॉर्पोरेट
launching a new product or services in the market may result into failure, thereby leading to financial and reputational losses. तो ये बहुत सारे इम्पैक्ट आ सकते हैं. बहुत ही जनरल सा पॉइंट था. बिजनेस डिक्शनरी डिफाइंस risk perceptions as belief, whether rational or irrational, held by a individual, group or society about the chances of occurrence of a risk or about the extent, magnitude and the timing of effects. Risk perception is studied by corporates, universities, societies, governments and other bodies to assess the opinion and views of target audience or focused groups to sharpen the decision making and judgments where there is a lack of clear data on subjects. The concept of risk perception is closer to the concept of cognitive psychology. ठीक है. जब आप बिजनेस डिक्शनरी को पढ़ते हो ना, तो आपको रिस्क का मतलब क्या होता है, रिस्क कैसे लोग समझते हैं रिस्क को. उसका मतलब होता है चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ अ रिस्क अबाउट द एक्सटेंट, मैग्नीट्यूड, टाइमिंग ऑफ इट्स इफेक्ट. सो जब रिस्क को एज अ बिलीफ, लोग रिस्क को एज अ बिलीफ समझते हैं. ठीक है. अब ये जो बिलीफ है किसने लिया हुआ है, इंडिविजुअल्स ने लिया हुआ है, सोसाइटीज़ ने लिया हुआ है. और जब रिस्क को वो समझते हैं तो ऐसा समझते हैं कि रिस्क होने का चांसेस क्या है, वो कब होगा. ठीक है. उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, ये सब कुछ देखा जाता है. और ऑकरेंस ऑफ रिस्क आपने देखा. फिर अबाउट द एक्सटेंट, मैग्नीट्यूड एंड द टाइमिंग ऑफ इफेक्ट. ठीक है. और इसकी स्टडी वेरियस कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ वगैरह करते हैं, और ताकि वो एक्चुअली समझ पाएँ कि लोग रिस्क को कैसे समझते हैं. टारगेटेड ऑडियंसेस जो उनका है, टारगेटेड बिजनेस स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो रिस्क को कैसे समझते हैं और एक्चुअली वो फिर रिस्क का मतलब फ्रेम आउट कर सकें. ठीक है. अब यहाँ पे जो बोलने का कोशिश किया हुआ है कि एक तो हो गया हमने जो अभी तक रिस्क को समझा था कि रिस्क ये होता है भैया अनसर्टेन इवेंट है, जिससे हमें अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होता है, पॉसिबल आउटकम है, हमें उसका लाइक्लीहुड इम्पैक्ट को देखना है, हमें उसे आइडेंटिफाई करना है, हमें उसे एसेस करना है, मेजर करना है, मैनेज करना है. ये सब चीज़ हमने एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कशन किया. अब यहाँ पे जो ये पैराग्राफ बोल रहा है ना, रिस्क परसेप्शन, ये बोलने का कोशिश कर रहा है कि आप, एक तो ये तरीका हो गया आप समझ रहे हो, बट जब आप साइकोलॉजिस्ट जो बड़े बड़े रिसर्च करते हैं रिस्क के बारे में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ रिसर्च करती है, तो वो ऐसे नहीं देखती है, वो ऐसे जनरल टर्म में रिस्क को नहीं देखती, वो ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करती है कि लोग कैसे परसीव कर रहे हैं रिस्क को, कैसे अज्यूम कर रहे हैं, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उनका बिलीव क्या है टुवर्ड्स रिस्क. different set of people indulged in different kind of events. उस सबका व्यूज़ लेती है और उस व्यूज़ को स्टडी करती है एंड देन दे एक्चुअली डिफाइन द रिस्क. ठीक है. उसके बाद आता है examples of a more riskier proposition in comparison to above. A family of a fisherman starting a sea voyage on a fishing expedition may result into loss of life, or a fisherman starting a sea voyage on a fishing expedition in a rainy season. A home alone infant climbing a window pane, or corporate launching a product or services in the market without market research. So ये क्या होता है कि आपका रिस्क का मैग्नीट्यूड इस केसेस में बढ़ जाएगा. ठीक.
आप अगर अपना अपना एक तो जब फिशरमैन ने स्टार्ट किया तो देर इज ऑलवेज अ चांस ऑफ, देर इज ऑलवेज अ नेगेटिव पॉसिबिलिटी ऑफ व्हाट यू ड्रॉनिंग, ठीक है, जिसके कारण आपका लाइफ लॉस हो सकता है। अब दूसरा उसका उसका मैग्नीट्यूड कब बढ़ जाएगा, जब आप रेनी सीजन में स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। अगर इन्फेंट है जो कोई वॉल क्लाइंब कर रहा है, ठीक है, तो वो अगर कोई घर में है तो वो गिरता उड़ता भी है तो कुछ चोट भी आती है तो इमिडिएटली वो एक्शन लिया जा सकता है। बट अगर वो अकेला घर में कोई वॉल क्लाइंब करता है, वो गिर जाता है, तो उसमें क्या होगा, रिस्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो ज़्यादा है। उसके बाद अगर कॉरपोरेट कोई प्रोडक्ट लॉन्च करता है बिना कोई मार्केट रिसर्च के और मार्केट रिसर्च के, तो दोनों में ऑफकोर्स देर विल बी अ ह्यूज डिफरेंस। अगर मार्केट रिसर्च के बिना करता है तो देर इज़ अ ह्यूज चांस कि उसका प्रोडक्ट है that may not find the success, that may not find the market. Now, examples of possibility and relationship with value of risk outcome. The possibility that an actual return on investment will be lower than the expected return. The probability of satellite launch succeeding or failing. The possibility of company successfully listing on stock exchange. The probability of a loss or drop in value in case of security trading. The risk of developing cancer is estimated